यदि आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी बिहार के तमाम स्कूलों एवं कॉलेजों में हो रहे सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर आने वाला है वह क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से रहेगा, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को OMR शीट में रखना है। तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पेपर में मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम की तरह ये आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम हो रहा है। इनमें हिंदी का क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को OMR शीट में रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इस बार की तरह जिस प्रकार से 2021 और 22 में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाते थे, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर हमें OMR शीट में रखना पड़ता था, क्या इस बार की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? तो आप सभी को बता दें कि नहीं, इस प्रकार के एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 60 तक का ही टर्मिनल के एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं। इसे साफ पता चलता है कि आने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में भी 1 से लेकर 60 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप सभी को OMR शीट में रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गद्यांश वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 50 अंक का तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप 1 से लेकर 60 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है गद्यांश से कि यहाँ पे इस गद्यांश को चुप यानी पढ़ लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पेपर में गद्यांश मिलेंगे, उसको आसान तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में नीचे दिए तमाम क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को देना है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन के बाद देश की क्या दशा हुई, तो आप इस गद्यांश में दिया गया है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में जनता में बहुत ही निराशा और मायूसी फैली थी। यानी जब असहयोग आंदोलन का खात्मा हो गया, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 ईस्वी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था और बाद में चौरा चौरी कांड जो 1922 में हो गया था उत्तर प्रदेश में, इसी कांड के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इस आंदोलन में असफलता होने के कारण भारत के तमाम लोगों में निराशा एवं मायूसी चेहरे पर फैल गई थी। उसके बाद में खामे क्वेश्चन मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस कैसे विचारधारा के नेता है। यहाँ पे लिखा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो विद्वान, सच्चे देशभक्त और भारत की आज़ादी के प्रति कट्टर समर्थक थे। यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो गद्यांश में भी इसका आंसर दिया जा चुका है। चलिए उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि जनता का साहस किसने मिटा दिया। दोस्तों यहाँ पे उत्तर लिखेगा कि जनता का जो साहस है वो किसने मिटा दिया था, तो हिंदू मुस्लिम के दंगों ने जनता का साहस जो है वो मिटा दिया था। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे कि जन आंदोलन से कौन नेता उभर कर आए थे। दोस्तों लिखिएगा कि जन आंदोलन से सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेता उभर कर आ गए थे। उसके बाद में आप सभी को सेकंड जो गद्यांश मिलेगा उस गद्यांश में कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आप सभी को बता दें मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के निकट लमही नामक गाँव में हुआ था। ये आपका आंसर इसी गद्यांश में दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके बचपन का नाम क्या था। आप सभी को बता दें कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। यह जाति से यादव यानी यदुवंशी कुल के रहते थे और इनका जन्म वाराणसी 1880 ईस्वी में हो गया था। अगला सवाल कहता है प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। तो आप सभी को बता दें कि मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही महान कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो है गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, मान सरोवर इत्यादि। ये है प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ।
उसके बाद में कहता है प्रेमचंद की शिक्षा दीक्षा कैसी हुई थी, तो आप सभी को बता दें प्रेमचंद की शिक्षा दीक्षा बड़ी ही मुश्किल से हुई थी, बड़ी मुश्किलों से मैट्रिक किए और उसके बाद में वो बीए किए थे। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेमचंद का उपन्यास कैसा होता था। आप सभी को बता दें मुंशी प्रेमचंद का इतिहास जो थी ना ये कैसे होता था, तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास मध्य वर्ग के जीवन की मरण दस्तान है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे, और निबंध लिखने के लिए आपके एग्जाम पेपर में 10 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा, जिनमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, नहीं बल्कि 5, देखिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना जी। 5 में से किसी एक पर ही आप सभी को लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना होगा, और आपको पूरे 10 नंबर के 10 नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय एकता है, नारी शिक्षा है, ग्राम जीवन, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या विस्फोट। तो सबसे पहले हम लोग नारी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। कहावत कहा गया है, एक नारी को शिक्षा देने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षा देना। यह सच भी है, क्योंकि बच्चा का जन्म से लेकर युवा अवस्था तक अपनी माँ से ही संपर्क में रहता है। यदि माँ शिक्षित हुई तो अनायास वह अपने बच्चों को शिक्षित कर सुयोग्य एवं नागरिक बनाने में बहुमूल्य योगदान निभाएगा। कहने का मतलब ये है, एक यदि नारी को शिक्षा दी जाती है तो मानो तो पूरे परिवार को ही शिक्षा से परिपूर्ण कर दिया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति का माँ यानी माता शिक्षित होती है 99% ऐसा देखने को मिलता है उसके बाल बच्चे भी शिक्षित होते हैं, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा का महत्व जानते हुए अपने बाल बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करते हैं, और ऐसे व्यक्ति ही जाकर आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, उस गद्यांश को याद कर लीजिएगा। अब जानते हैं हम लोग पत्र लिखने के बारे में। भैया जी के पास पत्र कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि मैं कुशलतापूर्वक रहते हुए आशा करता हूं कि आप सभी घर पे कुशल होंगे। मैंने 9 वर्ष खुशीपूर्वक अपने दोस्तों के साथ मनाया। 9 वर्ष के दिन हम लोग राजगीर और दोस्तों के साथ चले गए थे। राजगिरी एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे मैंने ब्रह्मा कुंड में स्नान किया और दर्शनीय स्थानों को हम लोगों ने देखा। राजगिरी में हम लोगों ने पिकनिक मनाया। शाम को हम लोग अपने दोस्तों के साथ लौटकर पटना आ गए। बड़े को प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार और आपका आनंद। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से भैया जी का पत्र हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किताब से दिए जाते हैं, जिनका आंसर देना काफ़ी ही आसान होता है। आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 300 शब्दों में दीजिए। देखिए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 5 दूनी ये 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। जैसे कि पहला सवाल कहता है, कवि दिनकर जनता के स्वप्नों को किस तरह सींचता है। तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि भारत की जनता सदियों से युगों युगों के राजा के अधीनस्थ नहीं है, लेकिन कवि ने कहा है चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने ने स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी, यानी जनता राज करेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कहता है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो आप सुमिंद्रा नंदन पंत का यदि आप पाठ्य पुस्तक भारत माता को पढ़े होंगे तो मालूम होगा, उसमें एक वाक्य है, खेतों में फैला है श्यामल धूर बला मैला सांचल, गंगा यमुना के आंसू जल फिर भी ऊपर दिमाग उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यानी भारत को अंग्रेज़ों के गुलामी और जंजीर में जकड़ रखा था। स्वतंत्रता की बड़ी बेड़ा से जकड़ी काल कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी है, यानी प्रवास बनी हुई है। इस प्रकार से इस पीडीएफ में आप सभी से जितने भी सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे जो 5 नंबर के जो सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, बहादुर कहानी का सारांश लिखे या जनतंत्र जन्म का जो जन्म कविता है इसका भावार्थ लिखें। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया गया है। आशा करते हैं एग्ज़ाम पेपर से पहले ही आप सभी को यह वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी समय है, उससे पहले ही हम आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जल्द मिलेंगे अगला सेकंड टर्मिनल से संबंधित
जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पेपर होने वाले हैं, सभी का एग्ज़ाम पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।